था। वो अस्पताल में भर्ती थे और अपना कर्तव्य भी निभा रहे थे। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े, दूर सुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर, मीडिया का प्रेशर, एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहे। बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। मना करने के बाद भी वो जीत करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो जाते थे। देशवासियों की इतनी चिंता थी उन्हें, वो अस्पताल के बेड पर खुद की परवाह किए बिना देश के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंतजाम में जुटे रहे। हम सबके लिए दुखद है कि इस कर्मयोगी को भी देश ने खो दिया है। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई। ऐसे हर व्यक्ति को हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझसे ज्यादा आप सबका योगदान रहता है। अभी मैंने माय गॉव में एक पोस्ट देखी जो चेन्नई के थिरु आर गुरुप्रसाद जी की है। उन्होंने जो लिखा है वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा है कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर है। गुरुप्रसाद जी की पोस्ट से अब मैं कुछ पंक्तियां कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता, तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है। गुरुप्रसाद जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिलनाडु के लोगों की उपलब्धियों के बारे में भी कई बार बताया है। थिरुकुरल के प्रति आपके प्यार और थिरुवल्लुवर जी के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या। इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिलनाडु के बारे में बोला है उन सबको संकलित कर एक ई बुक तैयार की है। क्या आप इस ई बुक को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे नमो ऐप पर भी रिलीज करेंगे? धन्यवाद। ये मैं गुरु प्रसाद जी का पत्र आपके सामने पढ़ रहा था। गुरु प्रसाद जी, आपकी ये पोस्ट पढ़कर बहुत आनंद आया। अब आप अपनी ई बुक में एक और पेज जोड़ दीजिए। नान तमिल कला चारक्तिन पेरिये अभिमानी, नान उलगतलय पलमयान तमिल मोलियन पेरिये अभिमानी। उच्चारण का दोष अवश्य होगा, लेकिन मेरा प्रयास और मेरा प्रेम कभी भी कम नहीं होगा। जो तमिल भाषी नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, गुरु प्रसाद जी को मैंने कहा है, मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रशंसक हूँ। साथियों, हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है, इसका गुणगान करना ही चाहिए, उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूँ। गुरु प्रसाद जी, आपका ये प्रयास मेरे लिए एक नई दृष्टि देने वाला है, क्योंकि मैं मन की बात करता हूँ तो सहज सरल तरीके से अपनी बात रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इसका ये भी एक एलिमेंट था। आपने जब पुरानी सारी बातों को इकट्ठा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा। गुरु प्रसाद जी, आपकी इस बुक को मैं नमो ऐप पर जरूर अपलोड करवाऊंगा। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने कोरोना की कठिनाइयों और सावधानियों पर बात की। देश और देशवासियों की कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की। अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने है। 15 अगस्त भी आने वाला है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने कई सामूहिक लक्ष्य भी तय किए हैं। जैसे हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए
उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करना है। आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम पर इतिहास लेखन करके शोध करने इसकी अपील की थी। मकसद ये था कि युवा प्रतिभाएं आगे आए, युवा सोच, युवा विचार सामने आए, युवा कलम नई ऊर्जा के साथ लेखन करे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में 2,500 से ज्यादा युवा इस काम को करने के लिए आगे आए हैं। साथियों, दिलचस्प बात यह है, 19वीं 20वीं शताब्दी के जंग की बात तो आमतौर पर होती रहती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवा पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आजादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है। इन सभी लोगों ने माईगॉव पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है। ये लोग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती ऐसी देश की अलग अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे। कोई स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे अपने आसपास के स्थानों की जानकारी जुटा रहा है, तो कोई आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों पर किताब लिख रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमृत महोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़े। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं। इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृत महोत्सव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए। अपने नए नए प्रयासों से देश को ऐसे ही गति देते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। For some important news coming in from the Jammu blast. Remember, there were 2 blasts which were reported in the Jammu technical area at around 1:40 a.m. They are now, considering the possibility of an improvised explosive device, which was carried by a drone and then dropped inside the Jammu technical area to trigger off these blasts. You can see that when this blast took place, you can see that the entire building shook. So this shows the intensity of the blast. The first pictures of the blast in Jammu, we're going to take through 3 pictures. Picture number 1. This is the blast which happened inside a barrack. This is just the outside area of that barrack which has part of its roof damaged. And this is the third one, which is of course the explosion that happened outside it. And getting you more details of those 2 explosions that took place at 1:37 and 1:42 a.m. morning. CNN News 18 accesses the inside pictures from the Jammu airport where the blast actually took place. You can see these pictures on your screen right now. We can tell you right now that top teams from the Indian Air Force high-level IAF team is in Jammu right now. Air Marshal of the Western Command is also at the site. There is also an SP level team from the NIA. Multiple teams are doing the investigation at the site, collecting the evidence. But these images that we show you, it tells us that it was a moderate intensity blast that was done. Tejinder Singh Sodhi getting us all the details on that story. Tejinder, take us through these pictures. What's happening right now? What is happening at the investigation site? Right now, 2 teams of the NIA, they are already inside. We are told that one team has reached from New Delhi and the other local NIA team, just a few moments from now, the team has gone inside. We got those pictures wherein we can see the extent of damage that has been caused by these 2 explosive devices. Though the investigation right now is going on, the samples have already been collected from the blast site. The Air Force and the police has not yet disclosed the nature of the blast, whether it was an RDX, whether it was an IED, what type of explosive